हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल सबके। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज टोटली फाइन। आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा खास टॉपिक की, जिसके बारे में हम सबको नॉलेज भी होनी चाहिए एंड एज बायोलॉजिस्ट हमें और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। तो दो जो टॉपिक्स थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के, वो हमने स्किप कर दिए थे क्योंकि उन्हें इंडिविजुअली पढ़ना ज़्यादा मुनासिब लगा मुझे। तो यहाँ पर हम एड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे विच इज़ टॉपिक 8.3, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो इन टॉपिक 8.4 वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कैंसर। सबसे पहले हम इन बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये बीमारियां होती क्या हैं, यानी इन बीमारियों से आपकी बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये बीमारियां होती कैसे हैं, व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट्स जिनकी वजह से ये तकलीफें आपको हो सकती हैं। एंड थर्ड वन कि इन बीमारियों का आप डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किस हिसाब से कर सकते हो, या आप अपने आप को प्रिवेंट किस हिसाब से कर सकते हो फॉर नॉट गेटिंग दीज काइंड ऑफ डिजीजेस। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, एड्स के बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। उससे पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द 100 डेज क्रैश कोर्स दैट वी हैव लॉन्च्ड अ मंथ बैक। ये क्रैश कोर्स अभी भी चल रहा है और आपके 100 दिन बचे हुए हैं सिंस नीट एग्जामिनेशन को होने में। देन यू कैन टोटली ग्रैब दिस कोर्स और बहुत ज़्यादा मज़ा आपको इस कोर्स को लेकर के आ जाएगा। इट इज़ ट्रूली अफोर्डेबल और इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाती हैं पूरा का पूरा सिलेबस। एंड अगर आप हम जो पढ़ाते हैं उसको ठीक तरीके से पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, यानी हमारे कंटेंट को रिलीजियसली फॉलो करते हो, देन यू कैन गेट 700 प्लस मार्क्स ऑल्सो। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट्स पर अपनी ग्रिप बनाएं। अब बात करते हैं यार एड्स की। एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। एड्स के अंदर 4 वर्ड्स आते हैं, राइट। सबसे पहले इन चारों अल्फाबेट्स को लिख लेते हैं, राइट, और इनसे बनने वाले चारों वर्ड्स को लिख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपके एड्स का फुल फॉर्म है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब इट इज नॉट कॉन्जेनाइटल, राइट। ये जो है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी लाइफ में एक्वायर करता है ये बीमारी। इस बीमारी के होने के 4 प्रमुख कारण होते हैं जिनको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बताता हूं कि ये जो बीमारी है यानी एड्स जो है ये सेक्सुअल मेटिंग से फैल सकता है। यानी इफ अ पार्टनर इज हैविंग एड्स और अगर कोई इंडिविजुअल उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है तो उसे भी एड्स हो जाएगा। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से डिजीज फैल सकती है। देन इन्फेक्टेड निडल से डिजीज फैल सकती है, यानी जो ड्रग अब्यूजर्स रहते हैं, जो ड्रग लेते हैं और अगर वो इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं वाया सम इंजेक्शंस, तो उनकी निडल से एड्स हो सकता है। इसके अलावा मेरे दोस्त काफी ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे कि थैलेसीमिया वगैरह, और इसके साथ साथ काफी बार किसी इंडिविजुअल का लेट से कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसे ब्लड की जरूरत है। सो ड्यूरिंग दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाता है एक इंडिविजुअल को तो उसे एड्स हो सकता है। एंड फोर्थ वन जो कि काफी रेयर माना जाता है वो ये है कि अगर एक मदर को एड्स है तो उसके बच्चे को भी एड्स हो सकता है, विच इज वेरी ऑब्वियस। तो ये 4 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से एड्स हो सकता है एंड अ लॉट ऑफ देम आर एक्वायर्ड, यानी ये आपके कॉन्शियस एफर्ट्स से ही होता है। यानी सेक्सुअल मीटिंग से अगर एड्स हो रहा है तो आपके कॉन्शियस एफर्ट्स इसके अंदर लग रहे हैं। अगर आप ड्रग अब्यूज करते हैं और उसके थ्रू आपको निडल्स के थ्रू आपको एड्स हो रहा है तो भी इसमें कॉन्शियस एफर्ट्स लग रहे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी काफी लोग इग्नोरेंस करते हैं, ब्लड की ठीक से जांच पड़ताल नहीं करते, जिस वजह से एक इंडिविजुअल को एड्स हो सकता है एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर भी एड्स हो सकता है। यानी अगर आप इन चारों चीजों को देखें तो आप ये बता सकते हैं दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज एक्वायर्ड। ये कॉन्जेनाइटल नहीं है, इसे एक इंडिविजुअल अपने लाइफ के दौरान ही एक्वायर करता है। सेकेंड वर्ड इज इम्यूनो, यानी कि इस बीमारी से इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। इम्यून सिस्टम में क्या हो जाता है दोस्त, डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाता है। तो इम्यूनो और डेफिशिएंसी वर्ड हमने क्रैक कर लिया। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है दोस्त, यहां पर सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यानी ऐसा नहीं है कि इसमें एक सिम्टम होगा कि एड्स होने की वजह से आपकी बॉडी थोड़ी सी कमजोर हो गई, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी भी कमजोर होगी, आपको बाउट्स ऑफ फीवर्स भी आएंगे,
उसके साथ साथ देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आपका इम्यून सिस्टम टोटली डैमेज हो चुका होगा, डिसरप्ट हो चुका होगा, तो कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन आपकी बॉडी में आकर के आपको बीमारी गिफ्ट के तौर पर दे सकता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ सिम्टम्स दैट यू कैन गेट वाया हैविंग एड्स। सो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, यानी यहां पर डेफिशिएंसी हो जाती है इम्यून सिस्टम की, यानी इम्यून सिस्टम की बैंड बच जाती है, क्योंकि ये जो आपका वायरस है एचआईवी, जिसकी वजह से एड्स होता है, एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से एड्स होता है। ये किस चीज पर अटैक करता है? ये टी हेल्पर सेल्स पर अटैक करता है। राइट, आपने पढ़े थे दो तरीके के इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट्स थे, टी लिम्फोसाइट यानी टी सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट कॉल्ड बी सेल्स। तो यहां पे जो टी हेल्पर सेल्स है इन पर अटैक करता है आपका एचआईवी। तो टी हेल्पर सेल्स कम हो गए यानी इम्यून सिस्टम की बैंड बच गई, और ये एक्वायर किए जाते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम। सो इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज, और सिंड्रोम इसे इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। पहला जो एड्स का केस है 1981 में देखा गया, और उसके बाद से लगभग आप मान सकते हैं यार 40 साल के आसपास हो चुके हैं इस बीमारी को, और इसने लगभग 25 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को किल कर दिया है, एंड द नंबर इज ऑल्सो इंक्रीज। राइट, ये बहुत पुराना डेटा है, अभी तक 50 मिलियन पर्सन को हिट कर चुका है एड्स। जिस वायरस से ये होता है उसका नाम है एचआईवी, एंड एचआईवी एक वायरस है रेट्रोवायरस कैटेगरी का, यानी रेट्रोवायरस एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर काफी सारे वायरसेस आते हैं, एचआईवी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो एचआईवी में क्या होता है? इट्स एन एनवेलप्ड वायरस। तो इसमें रेट्रोवायरस में आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटीरियल, और इस आरएनए के ऊपर क्या लगा रहता है? कवर लगा रहता है। सो व्हाट इज इट? इट इज द जेनेटिक मटीरियल। व्हाट इज इट? इट इज द जेनेटिक मटीरियल। एंड इसके ऊपर क्या है मेरे दोस्त? इसके ऊपर आपका प्रोटीन का और लिपिड का क्या लगा रहेगा? एनवेलप लगा रहेगा। तो आपको अगर कोई पूछे कि क्या एचआईवी एक एनवेलप्ड वायरस है? यस, इट इज एन एनवेलप्ड वायरस। चार आपको मैंने रीजंस बताए थे जिसकी वजह से एड्स हो सकता है। पहला रीजन था सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। तो ये किन लोगों में होने की संभावना ज्यादा है? ये उन लोगों में होने की संभावना ज्यादा है जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, यानी जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स आपके हैं। इसके अलावा सेकंड जो रीजन है वो है आपका ऐसे लोगों को एड्स होना जिनको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कोई थैलेसीमिक पेशेंट है या किसी का एक्सीडेंट हो गया जिसको हैवी डोजेस ऑफ ब्लड चाहिए, अगर वहां पे इन्फेक्टेड ब्लड इन्हें मिल जाता है तो इनको भी एड्स हो सकता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि काफी बार ब्लड की टेस्टिंग किए बिना ही डोनर से ब्लड ले लिया जाता है, तो इसकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किन लोगों में हो सकता है? जिनको ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ती है, यानी जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। तीसरा केस था उन लोगों का जो निडल्स से ड्रग्स वगैरह लेते हैं, यानी ड्रग अब्यूजर्स का। और चौथा आपका केस था जहां पर इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को एड्स हो सकता है, यानी ऐसी मदर जिसको एड्स था उससे बच्चे के अंदर एचआईवी जा सकता है। तो ये चार ऐसे केसेस हैं, ये चार किस्म के लोग हैं जिनको एड्स होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ऑलराइट, एड्स के बारे में एक धारणा है कि एड्स वाले बंदे से दूर रहो वरना ये आपको भी हो जाएगा, विच इज टोटली रॉन्ग। बीच में जो है एक एड भी चला था विच इज बाय द वर्च्यू ऑफ अ गवर्नमेंट कैंपेन, जिसमें लोगों को यह समझाया जा रहा था कि अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसे आपकी सिंपैथी की जरूरत है, उसे आपके सहयोग की, आपके साथ की जरूरत है, तो आप उसके साथ ठीक से व्यवहार करें। एक एड्स के पेशेंट के साथ खाना खाने से, एक एड्स के पेशेंट के साथ हाथ मिलाने से, गले मिलने से आपको एड्स नहीं होता। ये उस प्रकार की बीमारी नहीं है जो एरोसॉल्स के थ्रू फैल जाए, या अगर आप किसी के साथ मेयर कांटेक्ट में आते हैं तो आपको फैल जाए। किस तरीके से एड्स होता है? चारों के चारों कारण हमने देख लिए हैं, या तो आप इन्फेक्टेड निडल्स का इस्तेमाल करते हो, या इन्फेक्टेड ब्लड आपके अंदर ट्रांसफ्यूज हो रहा है, या आपकी मदर पहले से इन्फेक्टेड है, या चौथा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। इसके अलावा किसी भी तरीके से एड्स फैलता हुआ आज तक नहीं देखा गया है। तो जो भी आसपास है इंसान जिसको अगर एड्स है तो उसे सोसाइटी से आइसोलेट ना किया जाए और उसे सहयोग दिया जाए, उसके साथ रहा जाए, उससे बातें की जाए और उसको ये फील कराया जाए कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। क्योंकि काफी बार समझ लीजिए कि आपको जरूरत पड़ गई ब्लड की और इन्फेक्टेड ब्लड अगर आपको दे दिया जाए, देन यू हैव नो फॉल्ट इन हैविंग एड्स, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। वो हो सकता है कि किसी और के इग्नोरेंस की वजह से हो जाए, हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल ब्लड की अच्छे तरीके से जांच करी जाती है और उसके बाद ही ब्लड बैंक्स के अंदर किसी डोनर के ब्लड को रखा जाता है। तो अब ये केसेस थोड़े से कम हो चुके हैं। अब ज्यादातर जो केसेस हैं वो ड्रग अब्यूज के और आपके सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के ही देखे जाते हैं। जब किसी बंदे को एड्स होता है तो उसमें एक टाइम लैग देखने को मिलता है। टाइम लैग इन द सेंस आपको झटपट नहीं पता लग जाएगा कि आपको एड्स हुआ है। लेट्स से कि आज अगर आपकी बॉडी के अंदर एचआईवी वायरस एंटर करता है तो आपको कल नहीं पता लगेगा कि आपको एड्स है।
हो सकता है आपको 4-5-6 महीने लग जाए, हो सकता है आपको 5 से 10 साल भी लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन योर इम्यूनिटी। सो ये टाइम लैग इतना ज्यादा होता है कि जब तक हमें पता लगता है कि भैया एड्स हो गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। एचआईवी का नंबर तब तक हमारी बॉडी के अंदर, वायरस का नंबर हमारी बॉडी के अंदर बहुत शूट हो चुका रहता है, बहुत बढ़ चुका रहता है। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस ऑफ दीज डिजीजेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है यहां पर जब एचआईवी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये जान लेते हैं। मैक्रोफेजेस हम जानते हैं, दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स, यानी हमारी बॉडी में अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो मैक्रोफेज आगे आएगा और कहेगा कि यार मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन ये जो एचआईवी है ये कम नहीं है। ये जो रेट्रोवायरस है, ये जो एचआईवी है, ये पहले मैक्रोफेज को ही मारता है। कहता है कि हाँ भाई तुम्हारा उस्ताद कौन है, सबसे पहले उसे लाओ, उसी को मैं जो है खोपड़ी में गोली मारूंगा सबसे पहले। यानी वायरस आपकी बॉडी में किसी आम सेल के अंदर नहीं घुसता, सबसे पहले घुसता ही मैक्रोफेज में और इसे बना लेता है अपना नौकर। इस मैक्रोफेज के अंदर वो घुस करके अपने आरएनए को रेप्लिकेट करवाता है और ज्यादा आरएनए बनते हैं। फिर आरएनए से डीएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी आपको पता है जब डीएनए से डीएनए बनता है, जब डीएनए से डीएनए बना तो इस प्रोसेस को क्या बोला, रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बना तो इस प्रोसेस को क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बना तो इस रिएक्शन को क्या बोला हमने, ट्रांसलेशन। तो ये क्या है, रेप्लिकेशन है, ये रेप्लिकेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसलेशन है। अब आरएनए से जब आप डीएनए बनाओगे, उल्टा हो रहा है ना ट्रांसक्रिप्शन का, तो इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो लगभग चुनिंदा वायरसेस के अंदर ही पाया जाता है, 1-2% वायरसेस के अंदर पाया जाता है, जिसमें रेट्रोवायरस इज अ मेजर कैटेगरी। यानी रेट्रोवायरसेस के पास एक ऐसी ताकत है जो किसी और के पास नहीं है, जो है आरएनए से डीएनए बनाने की। अब ये जो वायरल डीएनए है, ये आपका चला जाता है होस्ट के डीएनए के अंदर, यानी वायरस ने डीएनए बना लिया और ह्यूमन के डीएनए के अंदर जाकर ये क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। यानी जितनी बार अब ह्यूमन का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार आपका वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा बाय डिफॉल्ट। तो मैक्रोफेज जो है, इसके अंदर वायरसेस घुस चुके थे और आरएनए बनाए जा रहे हैं। तो मैक्रोफेज क्या काम करेगा, अब ये एचआईवी फैक्ट्री का काम करेगा। यानी जो मैक्रोफेज हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सेल है इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए, उसको तो इसने नौकर बना लिया और बोल रहा है भाई तू एचआईवी फैक्ट्री है, अब तू एचआईवी के मॉलिक्यूल्स बना बना के पूरी बॉडी में फैलाता जा। मैक्रोफेज के बाद ये अटैक करते हैं टी हेल्पर सेल्स को, जैसा मैंने आपको बताया था, इन्हें टीएच सेल्स भी कहा जाता है। तो टीएच सेल्स में जाकर के वायरस रेप्लिकेट किए और ज्यादा टी लिम्फोसाइट के अंदर यानी टीएच सेल्स में अटैक करने लगे, तो इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया वायरसेस का, और इन्होंने आपकी बॉडी के काफी सारे ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। इस दौरान आपको बुखार आ सकता है, आपको लूज मोशंस लग सकते हैं और आपका वेट लॉस भी हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन एंड लूज मोशन, राइट। अब आपकी बॉडी के जो टी हेल्पर सेल हैं, उन सब के अंदर तो वायरस घुस चुके हैं, तो टी हेल्पर सेल कम हो जाएंगे। टी हेल्पर सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि अब बहुत कम बचे हैं, यानी इम्यूनिटी जो है आपकी खत्म हो चुकी है, आप इम्यूनो डेफिशिएंट हो चुके हैं। और आप इतने इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाते हैं कि जिस वायरस की, जिस बैक्टीरिया की आपके सामने कोई औकात नहीं थी, जो आपके टेबल पे पड़े रहते थे, वो बैक्टीरिया, वो वायरस भी अब आपको इन्फेक्ट कर देंगे। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। यानी ये पहले आपके सेवक थे कि भैया हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप आराम से हमारे साथ रह सकते हैं, ऐसे पैथोजन्स थे जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन जैसे ही इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, जिस दिन आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, उस दिन ये सारे लड़ने के लिए आ गए। तो माइकोबैक्टीरियम है, जैसे काफी सारे वायरसेस हैं, फंगस हैं, एंड इनफैक्ट टॉक्सोप्लाज्मा जैसे जो पैरासाइट हैं, ये भी आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अब कमजोर हो चुकी है। अब देखते हैं कि लाइफ साइकिल क्या है आपके इस एड्स के वायरस की। देखो यार, ये रेट्रोवायरस है, इसे हम एचआईवी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली एड्स की बात कर रहे हैं, तो हम एचआईवी लिख देते हैं। अब इस एचआईवी के वायरस के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो एचआईवी का आरएनए, तो ये आपका आरएनए हो गया, और ये आपका प्रोटीन कोट हो गया, वायरल प्रोटीन कोट। ठीक है, तो आरएनए है और उसके ऊपर एनवेलप है, यानी प्रोटीन कोट है। अब प्रोटीन कोट तो अंदर घुसेगा नहीं सेल के, तो जब ह्यूमन के किसी सेल के अंदर वायरस घुसेगा तो ओनली आरएनए विल एंटर,
ओनली आरएनए विल एंटर। ये आरएनए जब एंटर करेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या बना लेगा, डीएनए बना लेगा। तो इसने क्या बना लिया, ये आपका आरएनए था, इस आरएनए ने क्या बना लिया, इस आरएनए ने रेप्लिकेट करी, अपनी काफी सारी कॉपीज बनाई और डीएनए में कन्वर्ट हो गया फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। अब ये जो वायरस का डीएनए था ये होस्ट जीनोम के अंदर चला गया, यानी ये जो आपका पूरा डीएनए था ह्यूमन का, इसमें कहीं ना कहीं आपका वायरस का डीएनए भी जाकर के फिट हो गया, वायरल डीएनए भी जाके फिट हो गया। अब जब जब होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा और आपका उसके ऊपर कवर चढ़ता जाएगा, प्रोटीन कोट भी ये बना लेगा, क्योंकि अब डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा तो प्रोटीन्स बनेंगे, तो प्रोटीन्स भी बन जाएंगे। तो आरएनए तो आपका बन ही रहा है, यहां पे काफी सारा मैक्रोफेजेस बना रहे हैं, उसके ऊपर डीएनए से प्रोटीन बन जाएगा आपका यहां पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से। तो नया जो वायरस मॉलिक्यूल है ये पूरा का पूरा असेंबल होकर तैयार हो जाएगा, जो कि बाकी सेल्स के अंदर घुस जाएगा, फिर उनमें और वायरसेस बनेंगे, फिर वो और सेल्स में घुस जाएंगे और इसी हिसाब से साइकिल चलती रहेगी और आपकी बॉडी को ये बर्बाद कर देगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके बारे में हमने डिस्कशन करी थी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में डायग्नोसिस वाले टॉपिक में मैंने आपको एलाइजा के बारे में बताया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये वो टेस्ट है जो एड्स को पता करने में काम आता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि एलाइजा होता कैसे। हालांकि हमने पढ़ रखा है इसे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिस्कशन यहां पर जरूरी है। एलाइजा का मतलब क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, यानी एंजाइम को आपने लिंक कर दिया है किसके साथ, इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक चीज के साथ, यानी आप कह सकते हैं एंटीबॉडी के साथ। सॉर्बेंट ऐसे, ये एक ऐसा ऐसे है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपने इम्यूनो यानी एंटीबॉडी से लिंक कर दिया है एक एंजाइम को। देखिए जैसे नीचे क्या है आपका, ब्लड है, ब्लड बह रहा है, तो एक मेम्ब्रेन के ऊपर आपने ब्लड का सैंपल ले लिया। अब इस ब्लड सैंपल में क्या थे, आपके एंटीजेंस थे, आपके एंटीजेंस थे, यानी समझ लीजिए किसी बंदे को अगर एचआईवी है तो उसके अंदर वायरस के पार्टिकल्स मिलेंगे, तो ये क्या है आपके एंटीजेंस है, ये क्या है आपके एंटीजेंस। ठीक है, अब इन एंटीजेंस पे आकर कौन अटैक कर देगा, अब इन एंटीजेंस पे आकर के चिपक जाएंगे एंटीबॉडी, एकदम स्पेसिफिक रहती है, एंटीबॉडी आकर के यहां पर चिपक गई, एंटीबॉडी आकर के यहां पर चिपक गई। अब इस एंटीबॉडी के साथ क्या है, अब इस एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम भी लिंक्ड रहता है। जब आपका लेट से एंटीजन और एंटीबॉडी लिंक हो जाते हैं तो एंजाइम जो है ये आपका एक नॉर्मल सबस्ट्रेट को एक कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो आपको कलर दिख जाता है। जैसे प्रेगनेंसी किट में होता है ना, प्रेगनेंसी किट में आपको लाइंस दिखने लग जाती हैं अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है, तो वो लाइंस कैसे बनती हैं, क्योंकि जब एक फीमेल अपने यूरिन की कुछ ड्रॉप्स, यूरिन के कुछ सैंपल्स डालेगी प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ऊपर, तो स्ट्रिप के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है, एक छोटा सा छेद होता है जहां एक मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर इमोबिलाइज्ड केमिकल्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है। इसके ऊपर अगर यूरिन के अंदर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, एचसीजी, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बनता है, तभी इंटरेक्शन होगी। अगर एचसीजी ने इस एंटीबॉडी से इंटरेक्शन कर लिया तो कलर आना चाहिए, तो यहाँ पे कलर आ जाएगी, स्ट्रिप आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा हाँ भाई प्रेगनेंसी है। सेम तरीके से जो एंजाइम है ना, ये आपका एक कलर्ड प्रोडक्ट बना लेता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन हुई है, यानी दोनों के दोनों प्रेजेंट है। एक तो आपने डाला यानी दूसरा ब्लड में है, यानी एक बंदे को एड्स है। सिमिलरली आप एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो एंटीजन डाल करके कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है कि नहीं, आपके ब्लड में एंटीबॉडी है कि नहीं एड्स के लिए, दैट ऑल्सो यू कैन चेक, बिकॉज आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पैथोजन आया है तो कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज तो बनी होंगी। सो चाहे तो आप एंटीजन नीचे रख सकते हो, चाहे आप एंटीबॉडी भी नीचे रख सकते हो और एंटीजन इससे इंटरेक्ट करा सकते हो। अलग अलग प्रकार के एलाइजा होते हैं, आप कोई भी यहां पर मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर एड्स को अगर आपको ट्रीट करना है तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर समझ लो ये आपका
जो आरएनए है ये डीएनए में कन्वर्ट ही ना हो पाए तो क्या ये होस्ट जीनोम के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा? नहीं। तो क्या वायरस का कोट बन पाएगा? नहीं, कंप्लीट वायरस नहीं बन पाएगा। तो अगर आपने डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट मतलब आरएनए को सॉरी डीएनए में कन्वर्ट ही नहीं होने दिया, अगर आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ही ब्लॉक कर दिया तो आप बच सकते हो। लेकिन ये चीज भी पार्शियली इफेक्टिव है क्योंकि वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर आता है तो उनका नंबर पहले ही बहुत हो चुका रहता है, क्योंकि यूजुअली लोग डरते हैं अपने आप को डॉक्टर्स के पास ले जाने में इस बीमारी के लिए खासकर, क्योंकि समाज में इस बीमारी की इमेज काफी खराब है और मैंने आपको बताया है ऐसा क्यों। लेकिन हर एड्स का पेशेंट एड्स लेकर बैठा हो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, ये जरूरी नहीं है, राइट। सो यहां पर जो है आप अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा बहुत स्ट्रांग जरूर कर सकते हो, लेकिन इस बीमारी से बच नहीं सकते। एक बार ये बीमारी हो गई तो अभी तक इसका कोई प्रॉपर क्योर हमारे पास नहीं है। तो एड्स का कोई प्रॉपर क्योर हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये आपके कॉन्शियस बिहेवियर से होती है बीमारी। अगर आप ड्रग्स ही नहीं लोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं करोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर आप ब्लड का टेस्ट कराओगे पहले तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पुअर मॉनिटरिंग ना करके अच्छी मॉनिटरिंग करोगे तो आपको बीमारी नहीं हो सकती। तो आप प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप को। कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिस चीज का इलाज नहीं है वहां अपने आप को प्रिवेंट कर लो। और यह भी कहा जाता है कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। कभी ऐसा नहीं यार चलता है यार जल्दी ब्लड चढ़ा दो, नहीं, मरना नहीं है, राइट, क्योंकि कोई बीमारी लग सकती है। इसके अलावा काफी सारी आपकी एजेंसीज हैं जैसे नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड काफी सारी एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को जागरूक करती है, एड्स के बारे में बताती हैं। काफी सारे ऐसे ब्लड बैंक हैं जो आज के दिन में सेफ ब्लड रखते हैं, एचआईवी का टेस्ट करके रखते हैं जिससे कि कोई बंदा बीमार ना पड़े। आजकल जो भी हॉस्पिटल्स के अंदर नीडल्स इस्तेमाल होती हैं वो वन टाइम नीडल होती है, यानी डिस्पोजेबल नीडल्स होती हैं जिनको इंसेनरेशन करके यानी उनको डिस्ट्रॉय करके ही फेंका जाता है जिससे कोई और उसे यूज ना कर ले। कॉन्डम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है फ्रीली, जिनको कोई भी अवेल कर सकता है जिससे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो। ड्रग अब्यूज के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है जिससे कि लोग ड्रग्स ना लें। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को बताया जाता है और कहा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे हाइड ना करें, लोगों तक पहुंचाएं, डॉक्टर्स तक पहुंचाएं जिससे वो आपकी हेल्प कर पाए और आपको सिंपैथाइज कर पाए। लोगों को भी जब पता लगेगा और अच्छे जागरूक लोग जिस हिसाब से सोसाइटी के अंदर बढ़ रहे हैं वो आपको ना सिर्फ अपनाएंगे बल्कि आपकी मदद भी करेंगे। ये टॉपिक था दोस्त आपका एड्स। In the next topic, that is topic 8.4, we will be talking about cancer in detail. 100 days क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है और बहुत ही ज्यादा कमाल का कोर्स है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं यार, अगर ये आप लेंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना भी आप पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 700 से भी ज्यादा नंबर का कंटेंट आपको यहां पर दिया जाता है इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज पीसीबी। प्लीज मेक श्योर कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा अगले टॉपिक के बाद, दैट इज कैंसर, मैं आपको पूरे के पूरे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। और आप हमारे मार्क्सअप लर्निंग एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 10 रुपीज, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं आपको मिलता हूं अगले टॉपिक में जहां पर हम बात करेंगे कैंसर की। थैंक यू।